प्यारे साथियों, बहुत समय हुआ आपसे मिले। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है जाने माने कवि और कथाकार शरद कोकास की काउंटर के पीछे मुस्कुराता चेहरा। यह उस जमाने की कहानी है जब गांव के बच्चे शहरों में पढ़ने जाते थे और उनके माँ बाप उन्हें मनी ऑर्डर या बैंक के मेल ट्रांसफर यानी एमटी के माध्यम से पैसा भेजते थे। तब एटीएम की सुविधा आम नहीं थी और बैंकें नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ी नहीं थी। शहर में पढ़ रहे बच्चों को भी मनचाहा खर्च करने की स्वतंत्रता नहीं थी और वे साइकिल चलाने में शर्म महसूस नहीं करते थे। अलावा इसके उस समय बैंक जैसे संस्थानों में मशीनों के अलावा मनुष्य भी काम करते थे और वे ग्राहकों को सिर्फ ग्राहक नहीं समझते थे। तो लीजिए, पेश है शरद कोकास की कहानी काउंटर के पीछे मुस्कुराता चेहरा। महानगर की चकाचौंध, दुकानों में सजी खूबसूरत और कीमती वस्तुएं, कांच के शोकेसों से झांकती काली गोरी पुतलियां, सड़कों पर फर्राटे से दौड़ती नई नई डिजाइनों की मोटर गाड़ियां और रंग बिरंगे परिधानों में तितलियों की तरह इखलाती कॉलेज जाती लड़कियां। सब कुछ नजरअंदाज करता हुआ वो बैंक की उस इमारत में घुस गया। इमारत के भीतर पढ़े लिखे लोगों की भीड़ थी। सुंदर फर्श पर बने कांच के चमचमाते हुए काउंटर थे। काउंटर के पीछे मुस्कुराते हुए कुछ चेहरे थे। ये एक ऐसी हसीन दुनिया थी जिसे देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इन ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे बदहाली से भरी कोई दुनिया भी हो सकती है। फिर इन शहरों से दूर गांव की जिंदगी की कल्पना करना तो और भी मुश्किल। वैसे भी शहर वाले गांव की जिंदगी फिल्मों में देखते थे और ये सोचकर खुश होते थे कि कभी समय मिला तो पिकनिक मनाने गांव जरूर जाएंगे। हाँ, इन लोगों से इतर कुछ लोग और थे शहरों में, जिन्हें रोजी रोटी की जरूरत शहर ले आई थी। उनकी जड़ें अब भी गांव में थीं और वे अपने 30 त्योहारों में बार बार जड़ों की ओर लौट जाते थे। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, इस लिखे हुए काउंटर के सामने जाकर वो खड़ा हो गया। उसने अपने हाथों का पसीना काउंटर के सफेद सनमाइका से पोंछा और फिर आसपास देखकर झेंपते हुए अपनी हथेली को अपनी पैंट पर रगड़ा और काउंटर पर काम कर रही लड़की से कहा, जी सुनिए। लड़की कुछ लिखने में मशगूल थी। लड़के की आवाज सुनकर उसने अपनी नजरें उठाईं और जैसा कि उसे प्रशिक्षण दिया गया था, अपने होठों पर मोनालिसा की तस्वीर से रहस्यमयी मुस्कान लाकर उसने कहा, जी कहिए। लड़के ने उसकी ओर देखकर पूछा, जी मेरी एमटी आई? आपकी एमटी? खाता नंबर बताइए। लड़की ने नपे तुले स्वर में जवाब दिया। उसके चेहरे पर इस बात की कोई शिकन नहीं थी कि लड़के ने पहले अपना खाता नंबर क्यों नहीं बताया। जी मेरा नंबर ये लीजिए। इतना कहकर लड़के ने अपनी जेब से एक तुड़ी मुड़ी पासबुक निकाली और लड़की के हाथों में थमा दी। ओफो, कितने गंदे तरीके से रखते हैं आप पासबुक। पासबुक शर्ट की जेब में रखा कीजिए, पैंट की जेब में मुड़ जाती है। मुड़ी हुई पासबुक हमारा प्रिंटर नहीं लेता है। लड़की के स्वर में शिकायत थी या नाराजगी, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। जी वो साइकिल चलाने में मुड़ गई। लड़के ने सफाई देनी चाहिए। लड़की ने इस बात पर ध्यान न देते हुए कंप्यूटर के कीबोर्ड की बटनों पर उंगलियां चलाईं और स्क्रीन पर देखकर कहा, सॉरी, आपकी तो कोई एमटी नहीं आई। नहीं आई? लड़का हताश स्वर में बोला। कहां से आने वाली थी?
लड़की ने उसके चेहरे पर उसकी ज़रूरत को पढ़ते हुए पूछा। जी, गांव से। मेरा मतलब मेरे गांव के पास के बैंक से भेजी होगी मेरे पिताजी ने। क्या मालूम क्यों नहीं आई, लड़के ने जवाब दिया। लड़की उसकी परेशानी समझ रही थी। लड़के के ठीक से उत्तर न देने के बावजूद वो नाराज नहीं हुई। उसने फिर पूछा, आपके गांव के निकट हमारे बैंक की कौन सी ब्रांच है? लड़का अपनी गलती समझ गया था। तपाक से बोला, जी आपकी खैरी ब्रांच से भेजते हैं पिताजी। ओह अच्छा अच्छा, लड़की ने उससे कहा। ऐसा कीजिए, आप कल और आकर एक बार पता कर लीजिए, शायद कल तक आ जाए। अपने कदमों को लाश की तरह घसीटते हुए वो बाहर निकल आया। भूख के कारण उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने सोचा होटल पहुंचकर पहले खाना खा लिया जाए, लेकिन रोटियों के साथ होटल के मालिक द्वारा परोसे जाने वाले उधार के तकाजे से वो खौफ खाने लगा था। इस खौफ के साथ वो वैसे भी ठीक से खाना नहीं खा पाता था। पिंजरे में बंद तोते में बसी राक्षस की जान की तरह उसकी जान भी होटल मालिक के हाथों में थी। वो जब चाहता तब उसे भूखों मरने पर मजबूर कर सकता था। चलो खाने के बारे में शाम को सोचेंगे, उसने सोचा और कॉलेज जाकर क्लासेस अटेंड करने के बारे में विचार किया। होटल न सही, कॉलेज तो जाया ही जा सकता है। शायद कॉलेज की कैंटीन में कोई मित्र मिल जाए और उस पर कुछ दया कर दे, उसने सोचा। वैसे भी अपने एक करीबी मित्र से कुछ पैसे लेकर कॉलेज की फीस तो जमा कर दी थी। हालांकि उसके बाद उसके मित्र ने खुद को दानवीर कर्ण घोषित करते हुए इस बात को जगजाहिर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी कि उसने आड़े वक्त में उसकी मदद की है। फलस्वरूप कॉलेज परिसर में एक आध बार उसे बेचारा गरीब देहाती जैसे जुमले भी सुनने को मिल चुके थे। ये 3 शब्द उसे 3 गालियों की तरह लगे थे। कहने वाले भी इस बात को नहीं जानते थे कि ये तीनों शब्द दरअसल एक दूसरे के पर्यायवाची ही तो हैं। इन्हें अलग अलग कहने की जरूरत ही क्या है। लेकिन ये शब्द सुनकर उसे अपने उस तथाकथित मित्र पर बहुत गुस्सा आया था और उसने सोच लिया था कि जैसे ही बैंक में उसके पिता द्वारा भेजा हुआ पैसा आएगा, वो उसे मित्र के मुंह पर दे मारेगा और उससे कहेगा, लो रखो अपना पैसा और उन नोटों से देश के गरीब बेचारे देहातियों के लिए बहने वाले अपने आंसुओं को पोंछ लो। बैंक से निकलने और ये सब सोचने में इतनी देर हो चुकी थी कि कॉलेज जाने का ख्याल भी अब तक उसके दिमाग से उड़ चुका था। वो कमरे पर पहुंचकर कुछ पढ़ने लिखने के बारे में विचार करने लगा, लेकिन वहां भी कहाँ चैन था। 2 माह से कमरे का किराया नहीं दे पाया था। मकान मालिक, जो एक सरकारी दफ्तर में बाबू था, रोज शाम शराब के नशे में उसे गालियां देता, निकाल बाहर करने की धमकी देता और सुबह होते ही उसका चरित्र प्रमाण पत्र उसे थमा देता। वो तो ये कि तुम अच्छे भले घर के लड़के हो और तुम्हारे पिताजी से मेरे ससुर जी की पहचान है, वरना कोई और होता तो मैं कब का उसे सामान सहित घर के बाहर सड़क पर फेंकवा देता। उसे डर था, यदि किसी दिन सुबह तक मकान मालिक का नशा नहीं उतरा तो वो सचमुच भले घर के लड़के की बजाय कोई और हो जाएगा। इस परेशानी से बचने के लिए वो अक्सर देर रात कमरे पर पहुंचने लगा था। शाम तक लाइब्रेरी में बैठा रहता और फिर होटल से खाना खाकर ही कमरे पर पहुंचता। उसे अचानक अपने भले घर का लड़का होने पर रंज होने लगा। ग्लानि का ढेर सारा झाग उसके दिमाग में भर गया। क्यों उसने गांव के अन्य किसान के बेटों की भांति अपने बाप के साथ खेती किसानी के काम में हाथ बटाने का निर्णय नहीं लिया? क्यों वो अपने गांव की शाला के उस प्रधान अध्यापक के बहकावे में आ गया जो बार बार उससे कहते थे, ये हल बैल तुम्हारे लिए नहीं बने हैं,
तुम बुद्धिमान हो, मेहनती हो, शहर जाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, देश के भविष्य बनो, कर्णधार बनो। तुम्हें इतने अच्छे नंबर मिले हैं तो क्या खेत में हल चलाने के लिए, वगैरह वगैरह। साला तो कौड़ी का मास्टर। उसे अपने गांव के प्रधान अध्यापक पर भी गुस्सा आने लगा। खुद तो गांव में मास्टरी कर रहा है और मुझसे कहता कर्णधार बनो। देश का भविष्य लादने के लिए उसे मेरे ही कंधे मिले थे। और बापू को क्या हुआ था? उसके क्रोध की जद में उसका बाप भी आने लगा था। बड़ा आया मेरा बाप, पता नहीं कैसे मास्टर के बहकावे में आ गया। उसके दिमाग में भी लगता है मुझे बहुत बड़ा आदमी बनता देखने का कीड़ा कुल बुला रहा था। शाम को भी डर के मारे होटल नहीं गया। उसने सोचा अब की बार पैसे आएंगे तो कमरे पर ही कुछ पकाने का जुगाड़ कर लेगा। वैसे पिछली बार शौक में घर से वो पकाने के लिए कुछ आवश्यक बर्तन लेता ही आया था। रोटी की जगह शाम को मकान मालिक की गालियां खाकर वो रात भर अगले दिन की चिंता में जागता रहा। उसे यकीन था कि अगले दिन तो एमटी आ ही जाएगी। आप सुन रहे हैं शरद कोकास की कहानी काउंटर के पीछे मुस्कुराता चेहरा। जैसे ही सुबह हुई वो भीड़ का जंगल पार कर फिर उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के सामने जा खड़ा हुआ। लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आपका खाता नंबर बताइए। उसने जेब से पासबुक निकाली। आज वो यथासंभव ठीक तरह से पासबुक लेकर आया था। पासबुक पर पड़ी सलवटें उसने धीरे से ठीक करते हुए पासबुक लड़की के हाथों में थमा दी। लड़की ने उसे पासबुक की सलवटें ठीक करते देखा तो मुस्कुराई। फिर उसने पहले दिन वाली प्रक्रिया दोहराई और उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, आज भी आपकी एमटी नहीं आई। आज भी नहीं आई? उसने आश्चर्य से लड़की की ओर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कहते हुए वो मुस्कुरा क्यों रही थी। उसने सोचा कहीं वो मजाक तो नहीं कर रही। संदेह उपस्थित करते हुए पूछा, एक बार ठीक तरह से देख लीजिए। लड़की ने फिर एक बार अपनी नजर कंप्यूटर के स्क्रीन पर डाली और कहा, ठीक से देख चुकी हूं, आपकी सचमुच एमटी आज नहीं आई है। निराश होकर वो वापस लौटने लगा। मुड़ा ही था कि अचानक उसने महसूस किया कि लड़की उसे बुला रही है। सुनिए। जी कहिए, वो पलटकर बोला। उसे इस बात का बिल्कुल गुमान नहीं था कि उनकी पिछले दिन की बातचीत ठीक इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुई थी। फर्क केवल इतना था कि कल जो शब्द लड़के ने कहे थे वो आज लड़की ने कहे, और जो शब्द कल लड़की ने कहे थे वो लड़के ने कहे। आप कॉलेज में पढ़ते हैं? लड़की ने पूछा। जी हाँ, लड़के ने जवाब दिया। कौन से कॉलेज में? लड़की ने पूछा। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, लड़के ने जवाब दिया। ओह, तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? लड़की ने कहा। हॉस्टल में रहते होंगे? नहीं, इस साल लेट हो गया था, सो सीट फुल हो गई थी। प्राइवेट रूम लेकर रह रहा हूं, यहीं पास के मोहल्ले में, लड़के ने बताया। किस गांव के रहने वाले हैं? लड़की ने फिर सवाल किया। फिर लड़के ने अपने गांव का नाम बताया, लड़की ने अपने मोहल्ले का। लड़की ने यह भी बताया कि कैसे उसे मैट्रिक करते ही नौकरी मिल गई। लड़के ने बधाई दी। लड़की ने यह भी बताया कि वो भी इंजीनियरिंग करना चाहती थी, लेकिन बैंक के एग्जाम में पास हो जाने और इंटरव्यू में सफल हो जाने के कारण उसने बैंक ज्वाइन कर लिया, और ये भी कि शायद वो ये नौकरी छोड़ दे। लड़के ने उसे मना किया।
ये कहकर कि नौकरी तो बहुत भाग्य वालों को मिलती है और लगी लगाई नौकरी छोड़ने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। और फिर लड़के ने अपनी परिस्थितियां बताई। ये भी बताया कि उसने कल से कुछ खाया नहीं है। ये सब संवाद उतनी देर में ही संपन्न हुआ जितनी देर तक अगला ग्राहक नहीं आ गया। अगले ग्राहक के आते ही लड़की अपनी उसी मुस्कान के साथ उसे एंटरटेन करने में मशगूल हो गई। लड़का कुछ देर तक तो खड़ा रहा, फिर कुछ देर पश्चात लड़के को यह ख्याल आया कि जिस काम के लिए वो आया था वो तो हुआ ही नहीं। अब इस व्यर्थ की बातचीत में क्या लाभ? उसने सौजन्यवश कहा, मैं चलता हूं। उसे लगा शायद इस जान पहचान से अगले दिन काम जल्दी हो जाए। आप जरा रुकिएगा, मैं देख कर आती हूं, शायद आज की डाक में आ गई हो। लड़की ने उसे रुकने का इशारा किया। फिर उसने उस ग्राहक का काम निपटाया और फिर पीछे के दरवाजे से निकलकर एक दूसरे कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद लौट कर आई, बोली, सॉरी, आज की डाक में भी आपके नाम से कुछ नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूं। उसे लगा वो व्यर्थ ही इतनी देर वहां रुका। बाहर आकर उसने हाथ में पड़े कागज के गोले का हवा में उछाला और फुटबॉल की तरह उस पर किक लगाते हुए कहा, बड़े प्यार से पूछ रही थी, अकेले रहते हैं? जैसे कह रही हो, अच्छा तो आप गरीब हैं। इसे टाइम पास करने के लिए मैं ही मिला था। उसे इतनी जोरों से भूख लगी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोच क्या रहा है और बोल क्या रहा है। सोचने लगा, पता नहीं कहाँ अटका होगा उसका पैसा। दफ्तरों में कागजात कई दिनों तक अटके रहते हैं। सबको बस अपनी फिक्र होती है, चाहे कोई उनकी राह देखते देखते भूखा मर जाए। उसे पूरी व्यवस्था से चिढ़ होने लगी। नेताओं की आश्वासन लुटाने वाली जीभ, उज्जवल भविष्य का सब्ज़बाग दिखाने वाली सरकारी योजनाएं, सब कुछ उसके क्रोध के दायरे में था। फिर उसका गुस्सा अपने माँ बाप की ओर ट्रांसफर हो गया। अभी उस दिन उसका दोस्त कह रहा था, माँ बाप जब भली भांति पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? उसके मध्यवर्गीय संस्कारों ने प्रतिवाद किया था, माँ बाप पूरी जिंदगी का ठेका क्यों लेंगे? उन्होंने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दे दिया, यही क्या कम है? हमें अपने बाजुओं पर भरोसा रखना चाहिए। हालांकि अपनी बात के खोखलेपन से वो वाकिफ था। उसे ये भी पता था कि इसके बाद भी उसका संघर्ष खत्म होने वाला नहीं है। पढ़ाई, फिर रोजगार और भी ढेरों समस्याएं। हर सहानुभूति रखने वाले से निष्कर्ष के रूप में एक ही उत्तर मिलता है, बेटा, रोजगार देने का और जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने का जिम्मा सरकार का है। जाओ, उसी से मांगो। किसी तरह वो दिन भी बीत गया। गनीमत की शाम को एक मित्र मिल गया और एक दुकान से उसने एक प्लेट भेल उसे खिला दी। वो उससे कह भी नहीं पाया कि उसने उस पर कितना बड़ा एहसान किया है। अगले दिन कांपते हुए कदमों से उसने फिर बैंक की उस इमारत में प्रवेश किया। लड़की को काम में व्यस्त देख काउंटर के बगल में अपनी पैंट पर हथेलियों का पसीना पोंछते हुए चुपचाप खड़ा हो गया। अरे आप? लड़की ने कुछ देर बाद नजरें उठाई। फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाकर उसने स्क्रीन की ओर देखा और पूछा, कितने रुपए की एमटी आने वाली थी आपकी? लड़के ने जवाब दिया, यही कोई 1000 की। फिर खुश होकर पूछा, आ गई क्या? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बस मुस्कुराते हुए उसने एक विथड्रॉल फॉर्म लाकर उसके सामने रख दिया और कहा, लीजिए, 1000 भर दीजिए। फिर वो कंप्यूटर पर अपना काम करने लगी। उसने फॉर्म भरकर पासबुक सहित उसे थमा दिया।
लड़की ने उस वाउचर को कंप्यूटर पर पोस्ट किया और उसे लेकर पीछे साहब के पास गई। आकर ड्रॉर खोला और 100 के 10 नोट उसके सामने रख दिए। उसने जल्दी से नोट गिने और अच्छा धन्यवाद कहकर बैंक की इमारत से बाहर आ गया। कमरे पर पहुंचकर सबसे पहले उसे कमरे का किराया देना था। दरवाज़ा खोलते ही फर्श पर पड़े पोस्टकार्ड पर उसकी नज़र पड़ी। लिखावट से पहचान गया कि पिताजी का पत्र था। उसकी नज़र इन पंक्तियों पर अटक गई। बेटा, तुम बहुत बेसब्री से पैसों का इंतज़ार कर रहे होगे, लेकिन क्या बताऊं, इस बार धान अभी तक नहीं बिका है। वैसे भी बहुत कर्जा हो गया है। साहूकार ने भी आगे कर्जा देने से मना कर दिया है, सो फिलहाल तुम्हें पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ। जैसा भी हो, महीने 2 महीने कहीं से उधार लेकर काम चला लेना। जैसे ही व्यवस्था होगी। वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसके दिमाग में तेजी से पहले तो एक सवाल उभरा, तो खाते में फिर पैसे कहां से आए? और फिर जहन में उभर आया काउंटर के पीछे मुस्कुराता हुआ वो चेहरा। वो उन आंखों में छिपे दर्द को याद करने की कोशिश करने लगा। तो ये थी शरद कोकाज़ की कहानी, काउंटर के पीछे मुस्कुराता चेहरा।